कल की भारी गिरावट के बाद आज संभला बाजार, लेकिन 8,600 पार नहीं कर पाया निफ्टी। उधर अच्छे नतीजों के बावजूद गाइडेंस में कटौती से इंफोसिस का शेयर फिसला। पतंजलि से तगड़े कंपटीशन से घबराया यूनिलीवर, भारत में HUL का घटाया बिजनेस आउटलुक। रिलायंस कम्युनिकेशन ने ब्रुकफील्ड को बेचा टावर कारोबार, कंपनी को तुरंत मिलेंगे 11,000 करोड़ रुपए, शेयर में अच्छी तेजी। MRP ज्यादा लिखा जाता है, उसके लिए हम लोगों ने डिपार्टमेंट में हमने अधिकार दे दिया है कि यदि किसी को लगे कि MRP ज्यादा लिखा हुआ है तो वो प्राइस का कैप लगा सकता है कि इससे ज्यादा में आप नहीं MRP दे सकते हो। आवाज की मुहिम रंग लाई, एयरपोर्ट मल्टीप्लेक्स में मनमाने दाम पर सामान बेचने वालों की सरकार कराएगी जांच। तू सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना। मुश्किल में फंसी रणबीर कपूर, फवाद खान की फिल्म ए दिल है मुश्किल, 4 राज्यों के सिनेमाघरों ने किया पाकिस्तानी कलाकारों वाली फिल्म दिखाने से इनकार। तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना पैसे बचाने के लिए हम कई सारी चीजों में मोल भाव करते हैं, लेकिन क्या जीवन के सबसे अहम फैसलों जैसे कि निवेश में भी मोल भाव किया जा सकता है? कैसे सही निवेश विकल्प को पहचान कर आप सही बार्गेनिंग यानी मोल भाव से पा सकते हैं फायदे का सौदा? आज योर मनी आपको यही टिप देगा। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। देखते हैं क्या है शो आज, शो की हाईलाइट और शो का फोकस आज क्या है। निवेश में सही मोल भाव से होगा फायदा। कर्ज लेते समय कैसे करें मोल भाव? फाइनेंशियल प्लानिंग में टर्म प्लान कितना जरूरी? और आज हमारे साथ शो में शामिल हो रहे हैं Finance.com के फाउंडर और CEO दिनेश रोहिरा। दिनेश, आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की चर्चा से। और जब हम ये कह रहे हैं दर्शकों से कि आपको निवेश में मोल भाव करना चाहिए, तो हमारा मतलब यहाँ पे लिटरली बार्गेनिंग का नहीं है। आप जब सामान खरीदते हैं तो जिस तरह का मोल भाव करते हैं, अब निवेश में हम मोल भाव का मतलब ये है कि तमाम विकल्पों को देखकर आपके लिए सही कौन सा है, आपकी जरूरतों के लिए सही कौन सा है, उसका चुनाव करना। इससे हम मोल भाव यहां पर कह रहे हैं। जरूर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स में निवेश की। जो भी हमारे निवेशक हैं, दर्शक हैं, वो जोखिम अगर नहीं उठा सकते सीधा शेयर बाजार में निवेश करने का, तो हम उन्हें कहते हैं कि आप म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश कीजिए, SIP का रास्ता अपनाइए। लेकिन उसमें भी कई तरीके हैं निवेश करने के। हम डायरेक्ट प्लान लें या इनडायरेक्ट प्लान लें, ऑनलाइन जाए या ऑफलाइन जाए, कैसे तमाम विकल्पों में से सही विकल्प अपने लिए कैसे चुने? म्यूचुअल फंड रेगुलेटेड प्रोडक्ट है। इसमें 2 ही ऑप्शंस हैं जहां पे आप पैसे बचा सकते हैं। या तो आप रेगुलेटेड मॉडल में जा सकते हैं, या तो आप रेगुलर म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं। बट इसमें ये जानना जरूरी है कि बाजार में काफी सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं। 3 से 5 हजार म्यूचुअल फंड स्कीम्स है डिफरेंट कंपनीज से। तो आपको सिर्फ मोल भाव करना ही नहीं देखना है, आपको ये भी देखना है कि आपको एडवाइस भी मिल रहा है। तो बाजार में कुछ लोग हैं जो ऑनलाइन माध्यम से या ऑफलाइन माध्यम से या तो आपको डायरेक्ट प्लान में एडवाइस देते हैं और फिर वो आपसे एडवाइजरी फी चार्ज करते हैं। या तो कुछ लोग हैं जो आपको रेगुलर प्लान्स में एडवाइस करते हैं और वो आपसे कोई रेगुलर एडवाइजरी फी चार्ज नहीं करते हैं। तो इनमें से दोनों में से कौन से ऑप्शन सही हैं? अगर आप डायरेक्ट प्लान में निवेश करते हैं तो 0.5 से 1% तक आपको फायदा होता है। तो अगर आपका म्यूचुअल फंड में ये फायदा मेरी बचत होती है या मुझे रिटर्न में ये फायदा दिखाई देता है? ये आपकी बचत होती है। तो अगर आप 1 लाख रुपए निवेश करते हैं तो जितने यूनिट्स आपको मिलेंगे रेगुलर प्लान में, उससे ज्यादा यूनिट्स आपको मिलेंगे डायरेक्ट प्लान में, जो 0.5 से 1% तक ज्यादा आपको यूनिट्स मिल सकते हैं। लेकिन आपको ये देखना है कि आपको अगर एडवाइजरी सर्विसेज आप किसी से लेते हो, कौन से म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। तो ऑन एन एवरेज अगर वो 2,000 रुपए भी आपको चार्ज करता है, तो आपका म्यूचुअल फंड का जब निवेश जो है वो 4-5 लाख रुपए होता है, तब जाके आपको फायदा होगा किसी एडवाइजर से जाके एडवाइस लेने के लिए, उनसे वो 2,000 रुपए पे करके और बाद में डायरेक्ट प्लान में निवेश करने के लिए। अगर आपका म्यूचुअल फंड का निवेश उससे कम है, देन आपको रेगुलर प्लान में ही जाने से ज्यादा फायदा है, क्योंकि वहां पे आपको कोई एडवाइजरी फी पे नहीं करनी पड़ती है। तो अगर आपका 5 लाख से ऊपर है तो आप एडवाइजर्स को देख सकते हैं जो आपको चार्ज करते हैं, कोई 1,000, कोई 2,000, कोई 5,000, कोई 10,000 चार्ज करता है।
तो आपको वो देखना है कि आपको कहां पे फायदा होगा, क्योंकि अगर आप 0.5 to 1% बचाने के लिए आप जाएंगे एडवाइजर्स में, तो आपका उतना AUM होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात तो दिनेश ये होगी कि बाजार की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। जरूर। म्यूचुअल फंड एज अ प्रोडक्ट को आपको समझना चाहिए। आपको अगर आप किसी सेक्टोरियल फंड में निवेश कर रहे हैं तो उसकी साइकिल आपको समझनी चाहिए। तो जो छोटी छोटी बातें हैं एक फंड को लेकर, वो अगर आपको समझ में आती है तब जाके आप डायरेक्ट प्लान में पैसे लगाएं। या तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए, या तो आपको किसी एडवाइजर के पास जाना चाहिए जिनको ये जानकारी हो। बट बिना आपको जानकारी ना होते हुए अगर आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं पे आप काफी भारी नुकसान ले सकते हैं, 0.5 से 1% से भी कहीं ज्यादा। तो वो देखना चाहिए जरूर। जी बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अगला निवेश विकल्प जहां पर आप मोल भाव कर सकते हैं या समझदारी से पैसे लगा सकते हैं वो है फिक्स डिपॉजिट। कैसे हम फिक्स डिपॉजिट में तमाम विकल्पों को ध्यान में रखें? सबसे पहले तो कौन कौन से विकल्प हमारे पास है और सबसे स्मार्टेस्ट कौन सा होगा अगर निवेश के लिहाज से हमको समझ आए? सो फिक्स डिपॉजिट्स में नॉर्मली लोगों की आदत होती है कि वो बैंक FDs में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो सबसे आसान तरीका है। सबसे आसान, सबसे सेफ तरीका लगता है उनको। लेकिन सबसे स्मार्टेस्ट तरीका ये है कि अगर आप कॉर्पोरेट FDs देखें, काफी अच्छी कॉर्पोरेट्स है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, DHFL, अच्छे खासे कॉर्पोरेट्स है जो अलग अलग टाइम पे अपने कॉर्पोरेट FDs लाते हैं। और ये सारे FDs जो है वो केयर, इकरा और क्रिसिल जैसे एजेंसीज उनको रेट करते हैं। तो जो AAA रेटेड FDs रहते हैं उनकी सिक्योरिटी उतनी है जितनी आपके बैंक की FD है, और वहां पे वो आपको 0.5 से 2% तक ज्यादा आपको रिटर्न्स देते हैं। तो अगर आप AAA रेटेड कोई FD देखते हैं कॉर्पोरेट हाउसेज से, तो वो आपको अच्छा खासा रिटर्न्स दे सकते हैं, स्पेशली जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर आप समझो 10 साल तक आप रिटर्न इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इवन अगर आपके यहाँ पे 0.5% डिफरेंस आता है बैंक FDs और कॉर्पोरेट FDs में, तो वो 10 साल के बाद वो कम से कम 5 से 6% ज्यादा आपको रिटर्न दे सकता है। राइट। तो वो कॉर्पोरेट FDs इज अ बेटर ऑप्शन कंपेयर टू बैंक FDs। मेरे सेफ्टी के लिहाज से कॉर्पोरेट FD क्या ठीक होगा? सेफ्टी के लिहाज से जब अगर आप महिंद्रा एंड महिंद्रा या श्रीराम ट्रांसपोर्ट या DHFL, जो इतने 40-50 सालों से जो कंपनीज हैं और जिनकी रेटिंग्स क्रिसिल या केयर या इकरा ने AAA रेटेड की हुई है, राइट, तो उसके हिसाब से कोई इशू होना नहीं चाहिए। हमने कोई हिस्ट्री देखी नहीं है कि इन कॉर्पोरेट हाउसेज से कहीं पे डिफॉल्ट हुआ हो। तो उस हिसाब से वो सेफ है, उतना ही सेफ है जितना FD सेफ है। तो यहाँ पे तो हमने FD की बात कर ली है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। हम भारतीयों को सोने से बहुत ज्यादा प्यार है और ऐसे में हमारे पास निवेश के लिहाज से भी सोना होता है पोर्टफोलियो में, और साथ ही फिजिकल फॉर्म यानी गहने ज्वेलरी भी हमारे पास होती है। लेकिन सबसे स्मार्टेस्ट तरीका कौन सा है सोने में निवेश करने का? सोने में आज की तारीख में लास्ट कुछ सालों से गोल्ड ETFs या गोल्ड म्यूचुअल फंड्स वो ज्यादा बेहतर है। अभी गोल्ड सॉवरेन फंड्स भी हैं, वो भी अच्छे खासे रिटर्न देते हैं आपको। अगर आप 7-8 साल तक आप देखते हैं तो गोल्ड सॉवरेन फंड्स अच्छा बैठता है, जहां पे आपको सरकार 2.75% रिटर्न भी देती है और आपको गोल्ड का अप्रिसिएशन भी मिलता है। वहां पे दिक्कत सिर्फ यही है कि वो कॉर्पोरेट बैंक्स, कुछ बैंक्स ही आपको ऑफर करती हैं, लेकिन वो 7-8 साल तक आपका वो पैसा लॉक इन हो जाता है। बट अगर आप लंबी अवधि के लिए करते हैं तो वो अच्छा है। अदरवाइज आप गोल्ड ETFs या गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, क्योंकि फिजिकल फॉर्म में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तब मेकिंग चार्जेस और उसकी प्योरिटी और वो सब में आप काफी कुछ लूज कर सकते हैं। राइट। तो पेपर फॉर्म में जब आप गोल्ड लेते हैं आप उसको ट्रेड भी अच्छी तरह से कर सकते हैं और आपको रिटर्न्स भी काफी बेटर मिलते हैं। मेरे पोर्टफोलियो में कितना एक्सपोजर मुझे सोने को देना चाहिए? ये अलग अलग टाइम के हिसाब से, जैसे 2013 में गोल्ड काफी अच्छा कर रहा था, बिल्कुल, राइट। 14 और 15 में गोल्ड काफी खराब कर रहा था, अभी 16 में फिर से अच्छा है। तो ऑन एन एवरेज 10 से 20% तक आपको गोल्ड में एक्सपोजर लेना चाहिए। और कुछ सालों में अगर आपको लगता है कि आपको गोल्ड में एक्सपोजर ज्यादा चाहिए तो 25% तक आप जा सकते हैं। उससे ज्यादा एक्सपोजर लेना ठीक नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 10 से 20% तक का एक्सपोजर अपने पोर्टफोलियो में आप सोने में रख सकते हैं, लेकिन कर्ज लेते वक्त कैसे समझदारी से तमाम चीजों को कंपेयर करना चाहिए, खासतौर से अगर हम घटती ब्याज दरों के एक साइकिल में चूंकि अब आ चुके हैं, उम्मीद करते हैं कि आगे चल के और भी रेट कट्स होंगे। ऐसे में अगर मुझे अपने घर के लिए लोन लेना है तो अब मेरे लिए बेस्ट बार्गेन क्या होगा, बेस्ट डील क्या होगा? सो लोन्स में सबसे पहले अगर मैं घर के लिए नॉर्मली हाउसिंग लोन्स वो सबसे ज्यादा बिकता है, तो वहां पे और सबसे ज्यादा नीड भी होती है उनके लोगों की, तो वहां पे फिक्स्ड रेट और वेरिएबल रेट वाले लोन्स होते हैं। तो इस सिचुएशन में जहां पे वेरिएबल रेट वाला आप लोन लेते हैं तो बेटर पड़ता है आपको, क्योंकि जैसे रेट्स गिरते जाएंगे आपके लोन इंटरेस्ट रेट्स कम होते जाएंगे। उसके अलावा वहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे बहुत से बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो लोन्स देते हैं वो कहीं पे 9.4%, 9.6% तक ही हैं,
राइट। वहां पे लेकिन आपके जो चार्जेस हैं, वहां पे आपके जो प्रोसेसिंग चार्जेस हैं और जो एडिशनल चार्जेस आपको बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको चार्ज करते हैं, वहां पे आप नेगोशिएट कर सकते हैं, वहां पे आप बार्गेन कर सकते हैं। और अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो वहां पे आप बैंक से कहीं कहीं पे या इंस्टीट्यूशन से आप अपने इंटरेस्ट पे भी आप बार्गेन कर सकते हैं। तो वो वो इंस्ट्रूमेंट है जहां पे आप कहीं ज्यादा बार्गेनिंग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आखिरी मोल भाव आपको करना चाहिए इंश्योरेंस पे। यहाँ पर मोल भाव से हमारा मतलब ये है कि आप इंश्योरेंस निवेश के लिहाज से नहीं, लेकिन प्रोटेक्शन और एक रिस्क कवर के तौर पर ले, क्योंकि इंश्योरेंस में सबसे ज्यादा मिस सेलिंग हमने देखा है कि होती है और लोग लंबी अवधि के लिए एक लक्ष्य को बांधकर इसमें निवेश कर लेते हैं, जबकि इसका जो असल मकसद है वो है आपका रिस्क कवर, आपका प्रोटेक्शन। करेक्ट। तो इंश्योरेंस में सबसे पहले तो आप ट्रेडिशनल अगर आप इंश्योरेंस एजेंट्स देखें तो ऑफलाइन जहां पे आप इंश्योरेंस किसी एजेंट्स के थ्रू लेते हैं वहां पे वो बहुत महंगा पड़ जाता है, क्योंकि उनकी कमीशंस कहीं ज्यादा होती है। अगर आप ऑनलाइन साइट्स पे जाते हैं जहां पे आपको इंश्योरेंस कंपैरिजन साइट्स हैं, वो आपको टर्म इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट्स देते हैं जो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स हैं वो काफी सस्ते पड़ते हैं। तो 10 से 20% तक इम्पैक्ट आ सकता है जब आप ऑनलाइन किसी साइट से टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदते हैं, प्योर इंश्योरेंस प्रोडक्ट। उसके अलावा प्योर इंश्योरेंस प्रोडक्ट से हमारा मतलब है कि एक टर्म कवर और आपका पूरा हेल्थ इंश्योरेंस। करेक्ट। उसके अलावा आप अगर आप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों देखना चाहते हैं, कुछ लोग यूलिप्स बेचते हैं, आपको वो नहीं करना चाहिए। आप प्योर इंश्योरेंस प्रोडक्ट लीजिए और आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो म्यूचुअल फंड प्लान आ रहे हैं जो कि नए इंट्रोड्यूस हुए हैं IRDA के तमाम बदलाव के बाद, आपको लगता है कि अब भी यूलिप्स अट्रैक्टिव नहीं है? अभी पहले से बेटर है यूलिप्स, क्योंकि IRDA ने काफी रेगुलेशंस लाए हैं उनके यहाँ पे, लेकिन फिर भी आज की तारीख में म्यूचुअल फंड अलग से खरीदना और इंश्योरेंस टर्म इंश्योरेंस अलग से खरीदना ज्यादा फायदेमंद होता है इन द लॉन्ग रन। सो उस कॉन्टेक्स्ट में बेटर है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप इंश्योरेंस साइट्स पे आप कंपेयर कीजिए, आपका इंश्योरेंस ऑब्जेक्टिव आप चेक कीजिए, उसके हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए सही मायने में साबित होता है वही प्रोडक्ट आप लीजिए। तो क्लियरली अपने निवेश को अलग रखिए और अपने इंश्योरेंस को अलग रखिए। इसी नोट पे फिलहाल योर मनी में रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला, लेंगे दर्शकों के सवाल। बने रहिए हमारे साथ। प्योर मनी में आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं हमारे पहले दर्शक से। लखनऊ से अमित कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार अमित जी, बताएं क्या करते हैं, आपकी उम्र क्या है? नमस्कार मैडम, मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ अभी। ओके मैडम, मेरा उम्र 38 ईयर्स है। हाँ जी। और मैं एलआईसी कंपनी में मैनेजर हूँ। अच्छा, बताइए आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल है मैडम, आई वांट टू इन्वेस्ट वन टाइम इनकम 10 लाख बैंक एफडी और LIC हाउसिंग फंड। अमित जी, आपकी आवाज मुझे ठीक से नहीं आ रही है, आपको हम फिर से कॉल करेंगे, लेकिन जहां तक मुझे समझ में आया है आपको एक मुश्त निवेश करना है 10 लाख रुपए का। आप सोच रहे हैं कि FD में करें या आप कोई LIC का प्लान ले लें। मुझे आपसे ये समझना है कि जो एक मुश्त निवेश आप करना चाहते हैं किस अवधि के लिए करना चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्या है? क्योंकि आप अमित, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है। मुझे ये बताइए कि ये जो निवेश आपको करना है कितने समय के लिए करना है? 15 साल के लिए। 15 साल के लिए करना है, तो आपने FD और ये LIC का प्लान क्यों चुना है? नहीं, मैं वही आपको जानना चाहता हूँ, इन दोनों में से कौन सा सही है आप जानना चाहते हैं, या और कोई निवेश विकल्प के लिए भी आप तैयार हैं? हाँ, उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। है ना, तो आपको हम बढ़िया से एक प्लान बताते हैं, क्योंकि ये दोनों ही अगर हम देखें, क्योंकि 15 साल की समय अवधि है आपके पास, तो आपके पास बेहतर निवेश विकल्प है। STP का जरिया क्या ये अपना सकते हैं और म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं? मेरे ख्याल से म्यूचुअल फंड में अच्छी तरह से निवेश कर सकते हैं, वो सबसे बेहतर होगा इनको 15 साल के लिए। लेकिन अगर ये चाहते हैं कि वो पूरा निवेश म्यूचुअल फंड में ना करें, तो आधा म्यूचुअल फंड में करें और आधा FD में करें, अगर उनकी वो इच्छा हो। और FD में भी वो कॉर्पोरेट FD में निवेश कर सकते हैं, जिससे उनको थोड़ा ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि अगर 15 साल की अवधि है इनकी, म्यूचुअल फंड में तो अच्छा खासा उनको रिटर्न्स मिल जाएगा, और अगर आधा अमाउंट वो कॉर्पोरेट FD में भी डालते हैं तो बैंक FD के हिसाब से 15 साल के बाद 6 से 7% उनको ज्यादा मिलेगा बैंक FD। उनसे पूछ लेते हैं हम कि वो कितना इकट्ठा करना चाहते हैं। 15 साल के बाद ये 10 लाख रुपए आप कितना होता हुआ देखना चाहते हैं अमित जी? मैडम, मैं 10 लाख से निवेश करना चाहता हूँ। 15 साल के बाद मेरा इनकम में 30 से 50 के रेंज में चाहिए मुझे। नहीं, आपकी आवाज बिल्कुल हमें नहीं आ रही है। 10 लाख रुपए का निवेश करना है, लेकिन 15 साल के बाद कितना इकट्ठा करना चाहते हैं? 50 लाख। 80 लाख? हाँ, 50 लाख।
ठीक है। तो 50 लाख का निवेश है मेरे ख्याल का रकम है जो ये जुटाना चाहते हैं, तो पूरा का पूरा अगर ये म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करें तो बेहतर नहीं होगा? पूरा के पूरा अगर म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करें तो बहुत बेहतर होगा। ये कुछ लार्ज कैप फंड्स में निवेश कर सकते हैं, कुछ मिड कैप फंड्स में निवेश कर सकते हैं। मिड कैप में डीएसपी ब्लैक रॉक में आप निवेश कर सकते हैं, लार्ज कैप में आप एसबीआई ब्लू चिप फंड में निवेश कर सकते हैं। आधा आधा बांट दें और 15 साल तक निवेश करें तो काफी अच्छा फायदा होगा इनको, और 50 लाख तक जा सकते हैं वो। अमित जी, क्या आपने पहले म्यूचुअल फंड में निवेश किया है कभी? हाँ, मैं SIP चल रहा है मेरा ICICI और एक्सिस बैंक का। आपके फंड का नाम क्या है ICICI वाला? ICICI डिस्कवरी फंड 2000 डिस्कवरी फंड है आपका। ओके, और दूसरा एक्सिस इक्विटी फंड 2000 पर मंथ। ठीक है, तो इसी में ही आपको लगता है कि एक और फंड जोड़ सकते हैं कोई? इसी में मेरे ख्याल से ये डीएसपी ब्लैक रॉक माइक्रो कैप फंड लेंगे तो आजकल काफी अच्छा चल रहा है वो। और उसके अलावा या तो ये ICICI वैल्यू डिस्कवरी फंड में भी ऐड कर सकते हैं, निवेश बढ़ा सकते हैं अपना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, हम कह सकते हैं। बिल्कुल। तो आप इसमें डीएसपी ब्लैक रॉक माइक्रो कैप जोड़ दीजिए अमित जी, और अपने निवेश को आप ICICI वैल्यू डिस्कवरी में भी बढ़ा सकते हैं। तो दोनों में आधा आधा ये डाल दें, दोनों में आधा डाल दीजिए, 5-5 लाख डाल दीजिए। बिल्कुल। क्या फिलहाल सही समय है डालने का पैसे? हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये अगर SIP मॉडल में करना चाहते तो वो भी सही है, और लमसम में भी फिलहाल सही समय इनके लिए। SIP मॉडल में करना हो तो फिर कैसे कर सकते हैं? 10 लाख जो है मेरे ख्याल से उसमें से 5 लाख तो वो वैल्यू डिस्कवरी फंड में ऐड कर लें, और डीएसपी ब्लैक रॉक जो है उसमें वो SIP मॉडल में कर लें 1 साल की अवधि तक, 5 लाख वो निवेश करते जाएं। ठीक है, राइट। तो उसके हिसाब से वो बेटर रहेगा। प्रक्रिया क्या होगी SIP मॉडल के जरिए निवेश करने की? रेगुलर फंड में डालें वो बेटर रहेगा उनके लिए। ठीक है। अमित जी, क्या आपको सुझाव समझ में आया है जो हम आपको दे रहे हैं? मतलब जो इन्होंने बताया कि 50% FD और 50% म्यूचुअल फंड में जाने के लिए, तो ये तो मेरे पास एक लमसम अमाउंट है, तो वो थ्रू SIP जाएंगे या लमसम को डिपॉजिट कर सकते हैं? देखिए, आपके पास एक तो ये ऑप्शन है कि आप आधे अमाउंट की कॉर्पोरेट FD कर दीजिए और आधे अमाउंट को आप SIP के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए। एक ये विकल्प आपको दिया है। दूसरा विकल्प आपको हमने ये दिया है कि आपका जो मौजूदा पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड का, जिसमें आपके पास वैल्यू डिस्कवरी फंड है और एक्सेस इक्विटी का जो फंड है, उसमें ही आप एक और फंड जोड़ लीजिए, वो है डीएसपी ब्लैक रॉक माइक्रो कैप। उसमें आप डालिए 5 लाख रुपए। ठीक है, और ICICI वाला जो आपका फंड है उसमें आप SIP के जरिए 5 लाख रुपए 1 साल में निवेश कर दीजिए। ये दूसरा विकल्प आपको हम दे रहे हैं। अमित जी, आपको समझ में आई बात? हाँ, समझ में आई। चलिए, तो आपका 15 साल का नजरिया है, इसीलिए आपको हम रेकमेंड कर रहे हैं कि आप एक और फंड अपने पोर्टफोलियो में जोड़ दीजिए। ये आपके लिए काफी बेहतर होगा। एक फंड में आप 5 लाख रुपए सीधे निवेश कर दीजिए, एक मुश्त निवेश कर दीजिए, और दूसरे फंड में आप 5 लाख रुपए 1 साल की अवधि में SIP के जरिए निवेश कीजिए। और कोई सवाल अगर आपका है और क्लैरिटी आपको चाहिए तो अपना सवाल एक बार फिर से आप योर मनी पर भेज सकते हैं। फिलहाल निवेश की शुरुआत कीजिए जल्द से जल्द। और यहीं रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। योर मनी में आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक सागर हमारे साथ फोन लाइन पर है। हाय सागर, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्या करते हैं? मैं लेक्चर हूँ मैम। अच्छा, किस सब्जेक्ट के लेक्चरर हैं आप? इंजीनियरिंग कॉलेज मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। ओके, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम, मुझे टर्म प्लान लेना था। ओके, तो आप प्रोग्राम देखते रहते हो कि ऑनलाइन लेना अच्छा रहेगा या कैसा रहेगा? ठीक है, मुझे बारे में कुछ मुझे एंड मैम और पूछना था कि अभी मैं मैरिड हूँ, तो वो वाइफ इन्वॉल्व करना अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा उसमें साथ में? वाइफ वर्किंग है? फिलहाल नहीं, लेकिन कुछ मंथ बाद हो जाएगा। फिलहाल तो नहीं है वर्किंग। ठीक है, आपके परिवार में आर्थिक तौर पर आप पर और कौन कौन निर्भर है? मैं और वाइफ ही फिलहाल। पापा है, लेकिन पापा गवर्नमेंट सर्वेंट है, सैलरी पेंशन वगैरह आता है, ऐसा कोई इंडिपेंडेंट नहीं है मेरे ऊपर। ठीक है, आपकी उम्र 27 साल है। हाँ, एंड मैम कौन सा प्लान अच्छा रहेगा मेरे लिए, वो भी थोड़ा एडवाइस कीजिए ना, कितना प्रीमियम आएगा क्या है? बताते हैं आपको सागर। मुझे ये बताइए कि आपकी एनुअल इनकम क्या है? फिलहाल 3.5 लाख। ठीक है, और आपने कोई टर्म प्लान रिसर्च किया है अपने लिए? फिलहाल तो कुछ किया नहीं है मैम। हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह लिया है मैंने। इंश्योरेंस लिया हुआ है? कौन सा लिया है?
हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस। हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस है आपके पास? हाँ। वेरी गुड। आपने LIC में या किसी और पॉलिसी में ट्रेडिशनल प्लान में खासतौर से निवेश तो नहीं किया है ना? क्या बोले मैम? किसी और इंश्योरेंस प्लान में निवेश तो नहीं किया है ना? नहीं, फिलहाल नहीं किया है। चलिए, बहुत अच्छा किया आपने योर मनी को अपना सवाल भेजा है, क्योंकि सागर आपके जरिए वो तमाम दर्शक जो कि यहाँ पर टर्म प्लान या टर्म कवर का महत्व नहीं समझते हैं, एज अ प्रोडक्ट हम इनको समझाते हैं कि टर्म प्लान लेना कितना जरूरी है और कितना बेहतर है बाकी तमाम ट्रेडिशनल प्लान के मुकाबले। मेरे ख्याल से सागर को मैं पहले धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये इस उम्र में जब अपना टर्म प्लान सोच रहे हैं, बहुत से लोग नहीं सोचते हैं। 27 साल की उम्र में अगर वो सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कल को अगर कुछ घटना हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, तो उनके परिवार को आर्थिक सुविधा मिल सकती है इस प्लान से। और इस एज में उनका जो प्रीमियम होगा वो भी काफी कम होगा। वो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का प्लान देख सकते हैं, उसके हिसाब से इनका ऑन एन एवरेज इनका जो प्रीमियम होगा वो 8 से 10 हजार के आसपास ही होगा पर एनम, तो वो काफी अच्छा है। इनकी जो सैलरी है 28,260 रुपए पर माह की, इनको 15 से 20 हजार तक का प्रोटेक्शन लेना चाहिए पर माह का। उस हिसाब से 30 से 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस प्लान ये ले सकते हैं। और ऑनलाइन लेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि उसका कॉस्ट कम पड़ता है। किसी एजेंट के थ्रू देते तो फिर उनकी कमीशन इनके जेब से जाती है। ऑनलाइन में HDFC क्लिक टू प्रोटेक्ट प्लान अच्छा है और ICICI आई प्रोटेक्ट प्लान अच्छा है। उसमें से मैं उनको सलाह दूंगा HDFC का क्लिक टू प्रोटेक्ट प्लान लें। 50 लाख तक की अगर ये इंश्योरेंस ले सकते हैं तो काफी अच्छा है। उसमें 2 ऑप्शन है, एक है इनकम प्लान और एक है इनकम प्लस प्लान। इनकम प्लान में उनको अगर कहीं मृत्यु हो जाती है तो 10% उनको इमीडिएटली उनकी फैमिली को मिलेगा, और उसका 90% जो है 15 साल तक हर माह उनको मिलता जाएगा उनकी फैमिली को, करीबन 25,000 के आसपास। और अगर वो दूसरा इनकम प्लस प्लान लेते हैं जहां पे प्रीमियम थोड़ा ज्यादा हो सकता है, वहां पे उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार को पूरा 50 लाख मिल जाएगा उनकी मृत्यु के इमीडिएटली, और उसके बाद 10 साल तक उनको 25,000 मिलता जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर जो आपको पड़ेगा प्रीमियम वो लगभग 8 से 10 हजार के बीच में पड़ेगा। तो सागर आपको हम HDFC क्लिक टू प्रोटेक्ट प्लस प्लान यहाँ पर रेकमेंड कर रहे हैं। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आज दिनेश शो पर आने के लिए। योर मनी में इतना ही, लेकिन अगर आप भी अपना सवाल पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, अपने नाम के साथ सवाल पूछ सकते हैं, @TH पे सवाल पूछ सकते हैं, और साथ ही ms@moneycontrol.com हमारा email ID है, और फेसबुक के पेज पर भी सवाल पूछ सकते हैं। सब जगह अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर दीजिएगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार।